बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसान फारूक। तहरीक अदम एतमाद को लाने के लिए अपोजिशन जमातों के राब्तों में तेज़ी आ चुकी है। आज जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के नतीजे के अंदर भी यही बात तय की गई कि अदम एतमाद को हर सूरत लाया जाएगा। उसके लिए तमाम ऑप्शंस जो हैं वो बुरे कार लाए जाएंगे। इन ऑप्शंस के अंदर एक अहम ऑप्शन जहांगीर तरीन फैक्टर भी है, जिसकी शहबाज शरीफ साहब से मुमकिन तौर पर खुफिया मुलाकात की जो खबरें हैं वो इस वक्त बाज़गश्त कर रही हैं, लेकिन उनकी तरदीद दोनों हलकों की जानिब से नहीं हो पा रही। जहांगीर तरीन साहब क्या इमरान खान साहब को इस कड़े वक्त के अंदर छोड़ सकते हैं? वो जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को बनाने के अंदर अहम किरदार अदा किया था, जिन्होंने पंजाब का सेटअप जो है वो बनाने के अंदर अहम किरदार अदा किया था, क्या वो इस वक्त अपनी रंजिशों की वजह से इमरान खान साहब को छोड़ सकते हैं कि नहीं? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और हुकूमत की जानिब से जो पीका और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस लाए गए हैं इनके ऊपर भी बात करेंगे। पीका से मुराद है जी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये बुनियादी तौर पर 2016 के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये जो है वो तरमीमी एक्ट पास किया था। अब इसके ऊपर हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया है, जिसके तहत फेक न्यूज़ के ऊपर 5 साल तक की सज़ा देने की बात की गई है। और जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हुकूमत ने अपने वज़रा और अरकान असम्बली के लिए इलेक्शन मुहिम के अंदर जाना जो है वो इस ऑर्डिनेंस के जरिए अलाउ करवाया है। क्या अरकान असम्बली और वज़रा का इलेक्शन मुहिम के अंदर हिस्सा लेना जो है ये इसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद है और ये किस बुनियाद पर किया गया है? अपोजिशन की तमाम जमातों ने इसको मुस्तरद कर दिया है और वो ये समझते हैं कि ये काला कानून है, इंतखाबात में धांधली करने का एक जरिया है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब का। आप नाइम अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मुझे वीडियो ऑडियो लिंक पर ज्वाइन किया है नासिर सुलेमान साहब ने। आप वज़ीर आला पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। मैं डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और फिर नासिर सुलेमान साहब के पास मैं जाऊँगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं हुकूमत ने ये जो ऑर्डिनेंस 2 जारी किए हैं, इन ऑर्डिनेंस को जारी करना जिसके अंदर ख़ास तौर पे जाली खबरों की बात की गई है कि उसकी रोकथाम के लिए जो है वो कानून बनाना ज़रूरी है। झूठी खबर माशरे को नुकसान पहुँचाती है, माशरे की बुनियाद झूठ पर रखी जाए तो उससे क्या बनेगा, आप खुद इस बात को सोचें, तयन करें। अब सवाल सर ये है कि झूठी खबर का फैलाव रोकना तो ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन उसके बदले के अंदर आप अगर आज़ादी इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगाएं तो ये कितना बड़ा जो है वो नुकसान है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, एक बात तो ये है कि ऑर्डिनेंस से एक कमज़ोर हुकूमत ले आती है जिसकी पार्लियामेंट में बात नहीं चलती, जिसको अपने मेंबरान पे भी एतमाद नहीं होता। ऑर्डिनेंस के बारे में आइन में मौजूद है कि जी जब असेंबली सेशन में ना हो और बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी की सूरत हाल हो तो उस वक्त कोई ऑर्डिनेंस आ, तो ये तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक बनी हुई है। अब तक कितने ऑर्डिनेंस आ चुके हैं। तो ये हुकूमत का बहुत ही कमज़ोर मूव, कोई बजाय खुद यानी ऑर्डिनेंस लाना, बिल लाने के बजाय, असेंबली में जाने के बजाय, पार्लियामेंट का सामना करने के बजाय, ये जिसे चोर दरवाजा कहा जा सकता है। ये लेकिन डॉक्टर साहब इन्होंने जब जब चाहा कि ये पार्लियामेंट से मंजूर करवाएं को बिल तो करवा भी लिया, लेकिन गो के उसके तरीकेकार के ऊपर अपोजिशन की जमातों को एतराज रहा। अच्छा, अब ये कि ये जो बात है कि आज़ादी इजहार है उसकी भी एक लिमिट होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और हुकूमत का आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना उसकी भी एक लिमिट है। अब ये ना कि जी आप एक लफ्ज़ फेक न्यूज़ कर देते हैं और उसके बाद उस पर पहले कवानीन मौजूद हैं, पैमरा के मौजूद हैं, बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, उस पर जानबदाराना अमल दरामद होता है। यानी कानून साजी की तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन जानबदाराना होता है। जो सोशल मीडिया पर हकूमती अफराद कर रहे हैं, पार्टी में बयान कर रहे हैं, जो चीथड़े उड़ा रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, उन पर किसी ने कोई गिरफ्त नहीं की। कोई एक आदमी भी नहीं है कि जिसको रोका गया। और ये सब चीज़ें हैं। दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तशद्दुद भी हो रहा है, वो सारी सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ हो रहा है। अब ये कि ये जो है ना, हम ये समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला है, ये आज़ादी इजहार पे हमला है, जो आइन देता है हक है। अच्छा, जो हक जो है इस्लाम भी देता है कि जी आपको अगर कोई मजलूम है तो उसको हक है कि वो वाबिला अपना करे, ये कुरान पाक में कहा गया। तो इसलिए ये समझते हैं कि ये काला कानून है, इसे
हर सूरत वापस होना चाहिए। मैं नासिर सुलेमान साहब आपके पास जाना चाहूंगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि झूठी खबर नहीं होनी चाहिए, फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वजीर आज़म पाकिस्तान जब इंतखाबी जलसों के अंदर जाते हैं और वो डीजल के नारे लगाते हैं, चोर और डाकू कहते हैं, जबकि वो चोर और डाकू जो है वो पूरी जमात को कहा जाता है, किसी एक शख्स को नहीं कहा जाता, तो उस सूरत के अंदर क्या ये कानून जो है वो हुकूमत के अपने लोगों के ऊपर भी लागू होगा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में इजहार ख्याल करूँ जो आप हुकूमत के मुजव्वज़ा कानून साजी झूठी खबरों के मुताबिक है उस मौजू पे। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो शख्स माशरे के अंदर बदअमनी फैलाने के हवाले से, माशरे के अंदर बेचैनी पैदा करने के हवाले से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी खबर फैलाता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको तो बहरहाल माशरे के अंदर से खत्म करना चाहिए हमें, क्योंकि इससे जो हमारा जिंदगी के अंदर टेम्पो होता है लाइफ का वो मुतासिर होता है, और इंसानों के जो माशरे हैं वो फिर इंसानों की नहीं रहते, वो हैवान का माशरे की तरफ चले जाते हैं। ठीक। तो एक तो ये आपको समझना होगा कि जो तहजीब याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाता है कि वो इस तरह के मामलात को ना छेड़े जिससे मुल्क की मजमूई तरक्की और इमेज को नुकसान पहुँचता है। तो इस तरह की कानून साजी की तो मेरा ख्याल है हर पढ़ा लिखा और बाशऊर आदमी जरूर उसकी हिमायत करेगा, क्योंकि इसके हवाले से आपको मालूम है कि जहाँ पर इस हवाले से बाद का जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जाता, तो ये किसी की भी पगड़ी को उछालने के लिए हम ऐसी मजबूरी खबरें करते हैं जिसका हकीकत में बाद कोई ताल्लुक नहीं होता। नासिर साहब, वजीर आज़म पाकिस्तान या पीटीआई के दीगर लोग, रहनुमा, वुज़रा जब किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं तो उस सूरत के अंदर फिर क्या मुदावा होना चाहिए उनके लिए जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है? देखिए कि जो वजीर आज़म पाकिस्तान के जलसों के हवाले से आपने इसका जिक्र किया है कि उन्होंने किसी शख्स का नाम लेके उसको आपने इल्जाम लगाया है, तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से आपको पता है कि जो शख्सियात के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने बात की है उनके जो केसेस हैं वो ज्यादातर वो केसेस हैं जिनमें उन पर हुकूमती वसाइल के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है और ब्राइबरी का इल्जाम है और इस तरह के मामलात हैं जो कोर्ट से साबित भी हो चुके हैं। नहीं, वो अकेले नवाज शरीफ के खिलाफ हुए ना सर, बाकी लोगों के खिलाफ तो नहीं हुए ना। मौलाना साहब को डीजल कहा जाता है, वो किस बुनियाद पर कहा जाता है सर? इसके अलावा पूरी ओपोजिशन को चोर और डाकू कहा जाता है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आज तक हमारे किसी जिम्मेदार ने जमात इस्लामी के जो ज्यादातर अकाबरीन हैं उनके मुतालिक कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो आप मुश्तरका अपोजिशन को इसमें लेके आ रहे हैं। इसी तरह से बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको ये बहरहाल हमने कभी नहीं कहा। अच्छा, आपने नहीं कहा। मुझे फरीद पराजा साहब मेरे साथ ने फरीद पराजा साहब मंडी बहाउद्दीन की स्पीच ही अगर सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की उठा के देखें तो उससे क्या तासुर मिलता है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान सबसे बड़े मनसब के ऊपर बैठे हुए शख्स अगर वो अपोजिशन के मुतालिक सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं तो फिर नीचे का जो पूरी खेप है, पीटीआई के जितने लोग हैं, फिर उनकी जानिब से भी उस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाएगी, क्या तासुर फैलेगा? देखिए ना, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही मुतहम्मल मिजाज होना चाहिए, उसकी गुफ्तगू में एक वक़ार और संजीदगी हो। ये वज़ीर आज़म के मनसब का तकाजा है। वो जलसे में जाकर पीटीआई के रहनुमा के तौर पे नहीं, वो वज़ीर आज़म के तौर पर बात कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म का लबो लहजा वो हो कि जिसमें चीथड़े उड़ा देने की बात हो, जिसमें ज्यादा खतरनाक साबित होगा जानी होगा और मतलब चोर और पता नहीं क्या क्या हो। अब देखें ना, ये चीज़ें जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ हमें इस्लाम की तालीमात हैं और कुछ आईने पाकिस्तान का तकाजा है। और फिर आप कानून साजी ला रहे हैं। आप कानून साजी करने चाहते हैं दूसरों के लिए और अपने लिए कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि हम जो कुछ कहते रहे वो होता रहे, जो कुछ हमारे मुंह में आया हम कह दें। ये तो बात ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ऊपर बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक से वापस आता हूं। तो नासिर सुलेमान साहब, सर ये बताइएगा कि इस कानून को, इस ऑर्डिनेंस को लाने की क्यों जरूरत पेश आई?
वुज़रा को अरकान असम्बली को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाना क्यों ज़रूरी है? एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर सलमान साहब, सर ये इंतखाबी एक्ट क्यों लाए हैं आप? इसको लाना क्यों ज़रूरी है? अरकान असम्बली का वुज़रा का इंतखाबी मुहिम में जाना ये क्यों ज़रूरी समझते हैं आप? देखिए जी, ये तो पार्टी का फैसला है। इस फैसले के अंदर जो मुंदराजात हैं वो क्या हैं, इसमें मैं शामिल नहीं था। तो जो बंदे इसमें हिस्सा लिया है, जिनके ज़ेरे नज़र सारी चीज़ें रही हैं, जिसके बाद इस तरह की कोई कानून साजी को अमल में लाया जा रहा है, वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जाना चाहिए? देखिए जी, बेसिकली तो जो भी हुकूमती नुमाइंदा होता है, जो अपोजिशन में होता है, या जो अपोजिशन का भी हिस्सा नहीं होता, उसका ये एक बुनियादी हक है कि वो अपने उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाए और वो अपने उम्मीदवार को जितवाने के हवाले से कोशिशें करें। इसका हम तो शुरू से कोशिश करते रहे हैं कि आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर एक परसेप्शन पाई जाती थी कि जो भी हुकूमती पार्टी होती है वो ही हमेशा ज़िमनी इलेक्शन जीतती है। हमने इस हवाले से आपने देखा होगा कि किसी किस्म के हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया। ये पहली मर्तबा पूरा पाकिस्तान सर डस का इलेक्शन भूल के लगता है आप सर? हमने इलेक्शन के अंदर सर डस का इलेक्शन और फिर इलेक्शन कमीशन का उससे मुतालिक फैसला सर। देखिए, आपको पता है कि डस्का इलेक्शन के अंदर हमने जो इलेक्शन कमीशन का मामला था उसको हमने ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि उसके साथ हमारा एक इख्तलाफ है कि इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी है और जो फैसले हैं उसके मुतालिक हमारी पार्टी की राय जरा मुख्तलिफ है। और डस्के के अंदर भी जो कुछ हुआ वो सबको पता है कि हमारे 2 बंदों को कत्ल कर दिया गया, उसके बावजूद कि हुकूमत में हैं और उसके लिए जो मामलात इख्तियार किए गए उसको नज़रअंदाज किया गया और जो दूसरी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं उनको सामने रखते हुए उस पर एक्शन लिया गया। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। डॉक्टर फरीद पराग साहब, सर आप समझते हैं ये जस्टिफिकेशन काबिल कबूल है? और ये जो वुज़रा को और दीगर अरकान असम्बली का इलेक्शन मुहिम के अंदर हिस्सा लेना है, ये धांधली का एक जरिया समझा जा रहा है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल है, यानी ये तो एक ऐसी चीज है कि जिस पे कोई दूसरी दलील की जरूरत ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर। एक तरफ एक अपोजिशन का नुमाइंदा है जो भी खड़ा है, दूसरी तरफ एक हुकूमती फर्द है, वो हुकूमती कुव्वत के साथ जाता है, पुलिस उसके एक लिहाज से प्रोटोकॉल देती है, इंतजामिया उसको फेवर देती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें होती हैं। फिर वो वजीर है तो उसके साथ एक प्रोटोकॉल भी उसका पूरा साथ प्रोटोकॉल है और फिर देखे ना मशीनरी उसके साथ अच्छा, है। पहली बात तो ये है ना कि इलेक्शन कमीशन आजाद फिर वो इलेक्शन मुहिम में जाएगा तो लोगों के मसाइल भी सुनेगा और जब वो उनको हल करेगा तो यकीनन वोट भी फिर अच्छा, ये चीजें इलेक्शन कमीशन ने तय करनी है, ये पार्टी ने नहीं तय करनी, ये हुकूमत ने नहीं तय करनी। लेकिन ना कोई आप जो आइन ने इख्तियार दिया है या आइन ने एक हक दिया है या आइन ने एक आज़ादी दी है या आइन ने एक कुव्वत दी है इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसे आप एक आर्डिनेंस के जरिए से महदूद करना चाहते हैं? कैसे मुमकिन है? आइन के ऊपर आर्डिनेंस हावी नहीं होता। और ये एक देरीना मुतालबा था, इसमें बहुत बड़ी यानी एक्सरसाइज हुई, तमाम जमातों के नुमाइंदों ने इलेक्शन रूल्स बनाने और इलेक्शन को शफाफ बनाने में बड़ा काम किया। अच्छा, अब ये कि ये सारी चीज़ों के नतीजे में अगर इलेक्शन कमीशन को एक मजबूत हुआ है या उसने अपना एक किरदार सामने लाया है तो सबको शुक्र करना चाहिए। आप कल अपोजिशन में होंगे, आप फिर वो बातें करेंगे कि जो आज अपोजिशन कर रही है। तो इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए, फैसलों में आज़ाद होना चाहिए, अमल में आज़ाद होना चाहिए, उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। मैं भारत की मिसाल दूं, हमारा जैसा कल्चर है भारत का भी, लेकिन भारत में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर इतना मजबूत है कि वो रोक देते हैं वजीरों को हेलीकॉप्टरों से उतार लिया, उनकी गाड़ियों को रास्ते में से वापस उन्होंने किया, गिरफ्तारियां तक की हैं। यानी गोया कि ये इलेक्शन की शफाफियत का एक तकाजा है। फिर हम ये समझते हैं कि पीटीआई क्यों खाइफ है इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमिश्नर की एक गैर जानबदारी से, क्यों खाइफ है? यानी क्या आप धांधली करना चाहते हैं? जब आप नहीं कहते हैं कि नहीं हम
हमारे हाथ साफ है, तो आप क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। नासिर सलमान साहब, सर जमहूरियत की रूह के खिलाफ है ये इलेक्शन मुहिम में अरकान पार्लियामेंट और वुज़रा का हिस्सा लेना जो है ये दुरुस्त अमल नहीं है, इससे रियासती वसाइल का गलत इस्तेमाल होगा। सर क्या टेक है आपकी? तो इस हवाले से रियासती वसाइल के गलत इस्तेमाल को रोकने के हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां जहां इलेक्शन हुए हैं या जो प्रोटोकॉल की अभी उन्होंने बात की है वो तो वुज़रा नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितने वुज़रा हैं वो बिल्कुल सिंपल अंदाज के अंदर कर रहे हैं उनके सामने और उनके साथ। सर आप खुद सब इस बात को समझते हैं कि वुज़रा जब किसी हलके के अंदर जाएंगे जहां पर इलेक्शन हो रहा होगा वहां लोगों के मसाइल भी वो हल करेंगे, तो यकीनी बात है कि अवाम फिर वोट भी आपके हक में देगा और फिर आपको ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वाज़ेह तौर पर। देखिए, ये आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। ये बड़ी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है इलेक्शन कमीशन की कि जब कोई इलेक्शन शेड्यूल इस्तेमाल हो जाता है तो हुकूमत किसी किस्म का वहां पर पोस्टिंग ट्रांसफर और उसके अलावा तरक्याती काम नहीं करवा सकती। सर ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। जमात इस्लामी तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन के ऊपर कहाँ खड़ी है? हुकूमत को घर भेजना आप ज़रूरी समझते हैं तो क्या अपोजिशन का साथ देंगे? पहली बात तो यह है कि कौम ने तो अदम एतमाद कर दिया है। यानी इस वक्त आप कहीं माइक लेके चले जाएं, यहाँ बाहर ही आप निकले इधर उधर जाएं, आपको पता चल जाएगा। अब ये ऐसी चीज़ है कि जो ढकी छुपी नहीं है, लोग भरे बैठे हैं, यानी तंग आमद बजंग आमद, उनके मुंह में जो आती है वो बयान करते हैं। वो बददुआएं अगर आती हैं, अगर गालियां आती हैं, कोई चीज़ भी, इससे ज्यादा किसी हुक्मरान की इस अंदाज पे पब्लिक के अंदर इतनी हवा नहीं उखड़ी जितनी उखड़ चुकी है। अब अदम एतमाद तो और किस चीज़ का नाम है? फिर अदम एतमाद एक आईनी हक है, एक जमहूरी हक है, एक पार्लिमानी रवायत है, उसके अंदर ही है। अब जब ये मामला होगा यानी एक आएगा तो जमात इस्लामी के पास ज़्यादा वोट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक आदमी भी अहमियत रखता है। वो गिनती में भी अहमियत रखता है, वो बयान में भी अहमियत रखता है। आप देखते हैं सेनेट के अंदर एक आदमी हमारा है, वो सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रहा है। कौमी असम्बली में एक आदमी है अब्दुल अकबर चतराली, वो ले रहे हैं। सिंध असम्बली में सैयद अब्दुल रशीद। तो हम अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, हम उसमें करेंगे और उसके यानी आप अपोजिशन का साथ देंगे? ये तो हमारी इसलिए साथ देंगे क्योंकि अवाम के ने अदम एतमाद कर दिया हुकूमत के खिलाफ। हम देखना आएगी अपोजिशन, हम उनसे उनका एजेंडा भी पूछेंगे, आगे मामलात किस तरह होने हैं, इलेक्शन की तरफ जाएगी बात तो इलेक्शन कैसे होगा। लेकिन बहरहाल हम मौजूदा हुकूमत, आपको लगता है कि ये वही अपोजिशन जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी ना रह सकी ये हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला पाएगी? यही हमें भी खदशात है ना, जिसके लिए हम भी ये बात नहीं करते कि हम अभी से ऐलान करें। देखिए ना, जब ये कानून साजी हो रही थी स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी की, तो उसमें तो लीडर ऑफ अपोजिशन खुद नहीं आए सेनेट में, और उन्होंने यानी एक तरह से अमलन साथ दिया गया। इसी तरह मिनी बजट के अंदर भी अमलन साथ दिया। अच्छा, उसमें जो ओपोजिशन का मौकफ है उसमें मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें। वो ये समझते हैं कि चूंकि इनके सरों के ऊपर शफकत का हाथ है, इसीलिए सेनेट के अंदर अक्सरियत के बावजूद ये हार जाते हैं, इसीलिए नेशनल असेंबली से ये हार जाते हैं। आपको भी लगता है कि यही कुछ हो रहा है? देखे ना, कोई जमात इस्लामी को तो कोई दबाव नहीं दे सका। अच्छा। ना कोई देखे ना, हमने जब जो फैसला किया हमने तो अपने फैसले पर हमारे बंदों ने, तो ये दबाव कहाँ से आता है, क्यों आता है, कौन कबूल करता है और क्यों कबूल करता है? बात तो ये है ना कि जब आप अपने एक पार्टी, एक मजबूत पार्टी अपने मजबूत कैरेक्टर के साथ खड़े हैं तो कोई आपको क्यों दबाव दे सकता है? नहीं दे सकता। आपको जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके किरदार से क्या लगता है कि अगर इत्तेहादी जमातें ओपोजिशन के साथ खड़ी होती हैं तो इसका क्या मतलब? देखना, यानी ये तो सोचना चाहिए जिनके नीचे से ये जमीन निकल रही है कि मतलब ये है जमीन सरकती नजर आ रही है, सरकती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। नासिर सुलेमान साहब, आपके नीचे से जो जमीन है एक तो वो सिरक रही है मुसलसल, दूसरा आपके खिलाफ अदम एतमाद अवाम ने कर दिया है। तो जब अवाम आपके खिलाफ अदम एतमाद कर चुकी है आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से, बैड परफॉर्मेंस की वजह से, तो फिर जमात इस्लामी भी सोचने पर मजबूर है कि वो अपोजिशन का साथ दे दे। देखिए, ये सबसे पहले तो ना तो किसी के पांव से जमीन सिरक रही है, जिनके सिरक रही है आप देखें वो एक दूसरे के पूरी जिंदगी एक दूसरे को गालियां निकालते रहे, पेट फाड़ने की बातें करते रहे।
सिक्योरिटी थ्रेट देते रहे करार, आज एक दूसरे के वो मिन्नत और तरला कर रहे हैं। जो हमारी असूलों की सियासत है उसके मुताबिक आपने देखा, जो आप कह रहे हैं इत्मीनान अवाम ने कर दिया। कोई एक जलसा या एक ऐसा इकट्ठ दिखा दे जो कि मंडी बहाउद्दीन जैसा आपने देखा हो गुज़िश्ता 3.5 सालों में। तो ये मेरा ख्याल है कि सर हुकूमत के लिए बंदे इकट्ठे करना मुश्किल नहीं होता, ये बात आप जानते हैं। चीजें आपने पहले भी देखी कि जब पटवारियों को जिम्मेदारी लगाई जाती थी, हमारे सर पटवारियों को जिम्मेदारी लगाई जाती है, स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी लगाई जाती है, वापडा मुलाजमीन की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि हाजिरी आपकी जलसा कहाँ पे होगी। नहीं है हमारे यहाँ पर जो कुछ मीडिया यहाँ पर आजाद है, आपका टीवी चैनल वहाँ मौजूद है। आपने देखा कि अवाम का ठाठाई मारता हुआ समंदर अपने महबूब कायद की ना सिर्फ एक झलक बल्कि उनकी तकरीर को पूरे जोशो जज्बे के साथ उन्होंने सुना और हर लम्हे उन्होंने ललकारा। नासिर साहब, ये अदम एतमाद आ गई तो फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए, अदम एतमाद लाने के लिए हमने नहीं रोका, ये मैदान है और ये खिलाड़ी आप लेके आए, हम उसका ना सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये सर जहांगीर तरीन साहब ने खुफिया मुलाकातें शुरू कर दी हैं। देखिए, जो किसी भी दोनों जानिब से अभी तक तरदीद भी नहीं हुई। हक है, लेकिन आप किसी किस्म की, जो हमने पहले भी बताया कि झूठी खबरों का सहारा लेके पाकिस्तान की जो तरक्की बहुत अरसे बाद दोबारा शुरू हुई है उसको डीरेल करना या अवाम को बेचैन करना रियासती मुफादात के हवाले से मुनासिब नहीं है। अगर आपके पास इस हवाले से कोई ठोस सबूत मौजूद हैं तो आप प्रेस के बंदे हैं, आप प्रेस के जरिए उसको सामने लेके आए। सर गुजारिश ये है कि सर तस्दीक और तरदीद दोनों बातें हो सकती है ना, मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। सियासी लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, आप मुबैना मुलाकात करवा रहे हैं। अगर आपके पास इसके हवाले से कोई फुटेज मौजूद है आप जरूर नहीं सर खुफिया मुलाकात की फुटेज थोड़ी होती है सर। वो देखिए, मेरी बात सुने ना, वो खुफिया मुलाकात हम पहले ही कह चुके हैं जो लोगों के अंदर बदएतमादी पैदा करती है, हम इसे फाल्स प्रोपेगेंडा समझते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। नासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, फरीद पराजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों ने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।